बारे में एग्जाम में आपसे क्या क्या पूछा जाता है लिखेंगे एक बार। थोड़ा सा इसको बढ़ा लेते हैं। राज्यसभा, राज्यसभा, राज्यसभा यानी कि जिसको हम बोलते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट्स। क्या बोला जाता है इसको? काउंसिल ऑफ स्टेट्स, काउंसिल ऑफ स्टेट्स। अब मैं कहूँ राज्यसभा का जो वर्णन है हमारे संविधान में वो किस देश से लिया गया है, तो अभी किसी का साथी का उत्तर गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम जान चुके हैं कि पूरा का पूरा जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है या पूरी की पूरी जो संस्थात्मक प्रणाली है वह हमने कहाँ से प्रेरणा करके या कहाँ से प्रेरित होकर ली है, तो आप कहेंगे भैया ब्रिटेन से हमने उसको लिया है। तो जैसे हमने लोकसभा में लिखा था कि ब्रिटेन से प्रेरित है, उसी तरह लोकसभा भी, राज्यसभा भी कहाँ से? ब्रिटेन से प्रेरित हो जाएगी। आर्टिकल कौन सा था इसका बताएंगे जरा? आर्टिकल, इसका आर्टिकल है 80। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 80 है। ब्रिटेन से प्रेरित है। कहाँ से प्रेरित है? इंस्पायर्ड बाई, इंस्पायर्ड बाई। अच्छा, एक बार थम्स अप करके मुझे बताना जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हों, जैसे मैं थोड़े से शब्दों को अगर इंग्लिश में बोल देता हूँ इंस्पायर्ड बाय ब्रिटेन, तो इतना तो तुम लिख लेते होगे या मुझे लिखने की जरूरत है एक एक शब्द को? एक बार थम्स अप करके बताएंगे कि हाँ हम लिख लेते हैं। ठीक है, ओके। तो ये कहाँ से है? ब्रिटेन से प्रेरित है। अब हम बात करेंगे राज्यसभा की स्थापना, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ राज्यसभा। इसकी स्थापना कब हुई थी? ये मैं तुमसे उम्मीद करूंगा कि हाँ उतना भर लिख लेते होगे। ठीक है, क्या बोलेंगे? 3 अप्रैल, क्योंकि आप अगर एसएससी का एग्जाम देंगे तो सीधी सी बात है इंग्लिश तो पढ़नी ही पड़ेगी। 3 अप्रैल 1952 को। लेकिन स्थापना के बाद में अगर हम बात करें इसकी पहली बैठक कब हुई थी? फर्स्ट मीटिंग ऑफ राज्यसभा। इसकी पहली मीटिंग कभी आपसे पूछा जाए, फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी इसकी? फर्स्ट मीटिंग, तो आपका आंसर होगा फर्स्ट मीटिंग इसकी हुई थी जिस दिन लोकसभा की हुई थी, 13 मई 1952। तो फर्स्ट मीटिंग तो दोनों की सेम है, लेकिन स्थापना अलग है लोकसभा की। लोकसभा की स्थापना कल मैंने कितनी बताई थी आपको? 17 अप्रैल 1952 को लोकसभा को स्थापित किया गया था, या लोकसभा का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। अब 1952 अगर तुम्हारे दिमाग में रहेगा, सिर्फ 1952, और इसकी डेट भी याद रखनी, क्योंकि एग्जाम में कई बार क्या होता है ईयर को सेम रख के बस डेट को चेंज कर देता है, इसीलिए यहाँ पर डेट याद रखनी जरूरी है। और एक क्वेश्चन बनता है बड़ा अच्छा कि आपने एक सुना होगा लोकसभा के कितने सदस्य हर 2 वर्ष में रिटायर हो जाते हैं? तो लोकसभा के कितने सदस्य रिटायर हो जाते हैं जरा बताएंगे? तो आप कहेंगे भैया लोकसभा के जो है आपका 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष में रिटायर हो जाते हैं। तो आप जरा कल्पना करके देखिए कि जो 1952 में राज्यसभा का सदस्य बना होगा, 1952 में अगर राज्यसभा की पहली बैठक हुई तो कोई ना कोई तो राज्यसभा का सदस्य बना होगा। बिना सदस्यों के तो राज्यसभा की कल्पना नहीं कर सकते आप। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं बगैर सदस्यों के राज्यसभा? आप कहेंगे नहीं। तो कितने सदस्य होते हैं राज्यसभा में, ये हम आपको बता चुके। तो आप कहेंगे राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं। लेकिन वर्तमान में राज्यसभा की सीटें कितनी मैंने आपको बताई? वर्तमान में जो राज्यसभा की सीटें हैं वो 245 हैं, 245 है। तो 245 सदस्य आपका, अगर हम बात करें कि कुछ ना कुछ सदस्य राज्यसभा में रहे होंगे, हाँ जी बिल्कुल रहे होंगे। तो जो 1952 में सदस्य बना होगा वो कब तक के लिए सदस्य रहा होगा? तो इसके लिए बात है कि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल क्या होता है। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल, तो जहां पर लोकसभा के सदस्यों को बताया गया है वहीं पर राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल ये किस आर्टिकल में बताया गया होगा? कल मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था आपको कि दोनों के एक जगह बताए गए हैं। टेन्योर ऑफ राज्यसभा मेंबर कितना वर्ष होता है? तो आपका आंसर आएगा 6 वर्ष, अर्थात 6 ईयर्स। तो जो 1952 में सदस्य बने होंगे वो कब तक सदस्य रहे होंगे? तो सीधी सी बात है 1958 तक रहे होंगे। 1958 रहे होंगे कि नहीं रहे होंगे? सोचिए। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल रहे होंगे। तो फिर हम कैसे ये तय करते हैं कि आपका प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य यानी कि 33% लोग जो हैं वो रिटायर हो जाएंगे? उसका क्या पैमाना होता है ये हमें आज की क्लास में समझना है बहुत अच्छे से।
तो बहुत अच्छे से आपको समझ में भी आएगा। सोचा था कभी या नहीं सोचा था? बिल्कुल सोचा होगा। जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं उन्होंने इसको सोचा होगा, है ना। आगे बात है, तो कोई साथियों ने तो अभी आइडिया भी लगाया कि सारे नहीं रहे होंगे, यानी कुछ को बाद में बनाया गया होगा, है ना। यही सोचा होगा ना आपने, कुछ को बाद में बनाया गया होगा, कुछ को कभी बनाया गया होगा, तो अभी आज हम इसको सोचेंगे। तो राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल हो गया। एक इंपॉर्टेंट बात, 23 अगस्त 1954 को 23 अगस्त 1954 को नाम राज्यों की परिषद से, पहले इसका नाम होता था राज्यों की परिषद, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, नाम राज्यों की परिषद से राज्यसभा किया गया। क्या नाम किया गया? राज्यसभा किया गया। तो कभी भी आपसे पूछा जाएगा राज्यसभा का पुराना नाम क्या था? राज्यों की परिषद। चेंज कब हुआ है? 1954 में। 1954 में ऑन 23 अगस्त। तो वो हिंदी वाला नाम बदल दिया गया। कई बार इंग्लिश में आज भी आप देखते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट्स को पुकारा जाता है, क्योंकि वो उसका क्या था, अब आपको समझ रखनी है कि वो भैया उसका पुराना नाम था। नया नाम उसका क्या है? राज्यसभा है। 1954 23 अगस्त 1954 को ये कर दिया गया था। कितनी बात में कोई दिक्कत? अब राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या आप जानते हैं? बता दीजिए जरा मुझे। राज्यसभा में अधिकतम कितने मेंबर हो सकते हैं? अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम मेंबर्स इन राज्यसभा, तो कितने हो सकते हैं? 250। 250 याद है। 238 तो इलेक्टेड होंगे और 12 नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट होंगे। 12 को राष्ट्रपति द्वारा नामांकित किया जाता है। अब प्रश्न ये आएगा कि प्रेजेंट में कितनी सीटें हैं राज्यसभा की? वर्तमान में सीट, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है इससे। वर्तमान में सीट 245 है। कई बार एग्जाम में आप जाते होगे देखने, तो एग्जाम में आपको पता चलता होगा राज्यों की सीट पूछ लेता है आपसे। आपसे पूछ लेगा असम में कितनी राज्यसभा की सीट है, पश्चिम बंगाल में कितनी राज्यसभा की सीट है, त्रिपुरा में कितनी राज्यसभा की सीट है, गोवा में कितनी राज्यसभा की सीट है। तो क्या सभी सीटों को राज्यवार याद करना आसान है, या एक कठिन टास्क है कि आपके दिमाग में सारे रहें? आज की कक्षा के बाद में आप देखोगे कि शायद किसी किसी राज्य का आप भूल सकते हो, लेकिन परीक्षा में जब विकल्प होंगे तो याद आ जाएगा अपने आप। ये मेरी जिम्मेदारी है कि आज के बाद आप उनको बड़ी आसानी से याद रखेंगे, है ना, बड़ी आसानी से। आज ही हम उनको भी याद रखेंगे। तो राज्यसभा में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? 250 हो सकते हैं, ठीक है। अब राज्यसभा के सदस्य इतने तो हो सकते हैं, लेकिन राज्यसभा में सदस्य बनेंगे कैसे? एमपी को बोलेंगे राज्यसभा के सदस्य को या ना? हाँ, कल बताया था हमने आपको। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, राज्यसभा के सदस्य कैसे बनते हैं? और जब आप इस टॉपिक को पूरा पढ़ लेना साथी, तो एक बार लोकसभा से जरूर कंपैरिजन करके देखना। थम्स अप करें, जरूर करेंगे, कि आप एक तुलना करना कि लोकसभा के सदस्य कैसे बने थे। तो हमने आपको बताया था कि लोकसभा के सदस्य तो अपने निर्वाचन क्षेत्र में अपना एक नामांकन करते हैं, और नामांकन के बाद में जो है फिर चुनाव की तिथि चुनाव आयोग बताता है, और फिर चुनाव होते हैं, और जिसको सबसे ज़्यादा मत मिल जाते हैं एफपीपीएस प्रणाली से, वह विजेता बन जाता है, यानी कि वह सांसद बन जाता है। सांसद एक से ज़्यादा सीटों से बन सकता है, लोकसभा सांसद, तो एक सीट उसको छोड़नी पड़ती है। उसका भी सिद्धांत हमने कि अगर दोहरी सदस्यता उसकी हो गई है, अगर उसकी जो है ड्यूअल मेंबरशिप है, तो किस तरह से आप उसको डील करेंगे, ये भी हमने कल बताया। तो ऐसे ही फिर राज्यसभा के भी जो आपका सदस्य यानी कि जो सांसद हैं, राज्यसभा के सदस्यों को भी क्या बोलेंगे? एमपी बोलेंगे इनको भी। इलेक्शन ऑफ एमपीज इन राज्यसभा, नोट करना, इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स, इलेक्शन ऑफ, आरएस लिख देंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स तो क्या होता है, किस तरह से होगा? पहली बात तो ये कि एक अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, जनता भाग नहीं लेती है, जिसमें अप्रत्यक्ष निर्वाचन, देखो एक सिंपल सा फंडा समझो। आप सब जानते हैं कि हमारे यहाँ पर वोट डालने की न्यूनतम आयु कितनी है? न्यूनतम आयु कितनी है? तो आप कहेंगे 18 वर्ष है। 61वें संविधान संशोधन से ये किया गया था, 61th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से।
तो 18 प्लस के जो लोग हैं, 18 या उससे ज़्यादा के, उनका मतदाता सूची में नाम है, उन्होंने अपना वोट बनवा लिया है, तो वो वोट डाल सकते हैं। और जिन भी इलेक्शन में वो वोट डाल सकते हैं, सभी लोग, सभी, मेरे शब्द को ध्यान से सुने, सभी लोग वोट डाल सकते हैं। वो डायरेक्ट इलेक्शन होता है, उसको हम बोलते हैं प्रत्यक्ष निर्वाचन। कैसा? प्रत्यक्ष। लेकिन जहां पर सभी को वोट डालने का अधिकार नहीं होता, कुछ विशेष वर्ग यानी कि कुछ कैटेगरीज हैं कि भाई उन्हीं को ये राइट्स दिए गए हैं वोट डालने के, तब उनको हम किस में रखते हैं? तब उसको हम अप्रत्यक्ष निर्वाचन में रखते हैं। बात क्लियर है? अप्रत्यक्ष निर्वाचन होगा, यानी कि एक इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा, इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा। और उस इनडायरेक्ट इलेक्शन में कौन भाग लेगा? फिर कोई ना कोई तो भाग लेगा। तो राज्यों की विधानसभा के, जो राज्यों में विधानसभा है, विधानसभा के, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। लिखना इस बात को जरूर, भाग लेते हैं। कौन पार्टिसिपेट करेगा? हम इसमें लिख सकते हैं इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ, पार्टिसिपेट भी लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि कोई प्रतियोगिता नहीं है। देखो विधानसभा, अभी जो साथी नहीं समझते मैं उनको थोड़ा सा समझा दूं, हालांकि मैं समझा चुका हूं आपको पहले। जैसे केंद्र में, कल भी हमने बताया, केंद्र में आपका कौन कौन होते हैं? जो केंद्र की विधायिका है वो मिलके बनती है किससे? एक तो राष्ट्रपति से, और एक अंग उसका होते हैं लोकसभा, निम्न सदन, और एक होता है राज्यसभा जो कि आपका अपर हाउस है। ये लोअर हाउस है, ये अपर हाउस है। ऐसे ही राज्य में भी 3 अंग होते हैं। राज्य में 3 अंग कौन से होंगे? तो राष्ट्रपति के जैसे शक्तियां किसके पास होंगी राज्य में? राज्यपाल के पास में। जैसी बोल रहा हूं मैं, वही नहीं, ठीक है, लगभग। और निम्न सदन कौन सा होता है? वो विधानसभा ही होता है। और साथ में विधानसभा बोल दे, या तो लेजिस्लेटिव काउंसिल आप इसको बोल दें। और एक होता है विधान परिषद, यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली। अभी मैं किसकी बात कर रहा हूँ? लेजिस्लेटिव असेंबलीज की बात कर रहा हूँ। किसकी? असेंबलीज की। यानी कि जो राज्य में निम्न सदन होगा, विधानसभा में जो लोग चुन करके आए हैं, जो विधायक हैं, और कैसे विधायक होने चाहिए? निर्वाचित सदस्य होने चाहिए। तो इसका अर्थ है, आपको हमेशा ध्यान रखना है, कभी क्वेश्चन बन सकता है कि राज्यसभा के चुनाव में कौन भाग लेते हैं। तो 4 विकल्प आपको दे देगा कि विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य, विधान परिषद के नामांकित सदस्य, या एक दे देगा विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, और एक ऑप्शन दे देगा विधानसभा के नामांकित सदस्य। तो कैसे सदस्य होंगे? पहली बात तो निर्वाचित होंगे, जो वहां पर इलेक्ट होकर के आए हैं, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि वो विधानसभा से होंगे, यानी निम्न सदन से होंगे। बात क्लियर है? अभी भी सर हमको मालूम भी नहीं है कि चुनाव कब होता है। तो दोस्त फिर तो आपको बहुत सारी चीज़ों को समझते हुए चलना है। चुनाव जैसे आपको अपने गांव में समझना होगा इस बात को, पिताजी से के पास बैठ के, कि चुनाव कैसे होता है, ठीक है। तो चुनाव के लिए क्या है, हमें चुनाव आयोग हमेशा डेट डिक्लेयर करता है, चुनाव तभी होता है, ठीक है। और अब तक अगर आप कक्षाओं को कर रहे हैं तो अब तक तो समझ जाना चाहिए था, है ना। ये बात समझ में आ गई? कौन लोग चुनेंगे इनको? तो ये कैसा इलेक्शन हो गया? क्या सभी को वोट का अधिकार था? नहीं, कुछ लोगों को वोट का अधिकार मिला, इसीलिए हमने इसको बोल दिया अप्रत्यक्ष निर्वाचन। वही इस्तेमाल होगा आपका आनुपातिक प्रतिनिधित्व। और बताइए, आपने आनुपातिक प्रतिनिधित्व को कहां पर पढ़ा था? आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का इस्तेमाल होगा, यानी कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इसको हम बोलते हैं, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन। और ये आपका अनुपातिक प्रतिनिधित्व में किसका इस्तेमाल करते हैं? एकल संक्रमण प्रणाली का, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, इसको क्या बोलते हैं हम? सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। तहत क्या होता है? ये कहाँ पर पढ़ा था हमने? राष्ट्रपति के चुनाव में। अच्छा मुझे बताइए, राष्ट्रपति का चुनाव जब मैं तुम्हें बता रहा था, तो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो क्या आपका एक सीक्रेट बैलेट से होता है? आप मेरे स्टेटमेंट को बताइए, वो यस और नो में आपको जवाब देना है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो गुप्त मतदान से होता है, हाँ या ना, ये आपको बताना है। यानी कि जो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट है उसके लिए सीक्रेट बैलेट का यूज होता है क्या, हाँ या ना? तो आप सब ने कहा यस होता है। तो यहाँ पर एक छोटी सी बात आपको ध्यान देनी है कि राज्यसभा के लिए 2 चीज़ें तो सेम है, लेकिन इनका जो मतदान होता है ना वो आपका गुप्त नहीं होता है। गुप्त क्यों नहीं होता है? क्योंकि जब